गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक करेंगे, टॉपिक का नाम है हमारा एडवांस रूलिंग। ओके, एडवांस रूलिंग हमारा टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये हमारे लिए पार्ट सी वाला क्या है, टॉपिक है। और आपने एबीसी एनालिसिस के अंदर देखेंगे तो एबीसी एनालिसिस के अंदर हमने इसको बताया है कि इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, प्रोविजन वाइज करनी है। आप इसकी प्रिपरेशन अगर प्रैक्टिकल वाइज नहीं करते हैं तो 100% क्या होगा, चलेगा। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, बिल्कुल चलेगा। आपको इसकी प्रिपरेशन कौन सी करनी है, प्रोविजन वाइज करनी है। अगर आप प्रोविजन करने के बाद प्रैक्टिकल्स भी करना चाहते हैं तो यहाँ के प्रैक्टिकल्स को करने में ओके, सभी आरटीपी एमटीपी जो करने के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या लगेंगे, 15 क्या लगेंगे, मिनट्स लगेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्ट सी वाला मतलब एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग पार्ट सी है, और प्रिपरेशन हमको यहाँ पर इस टॉपिक की कौन सी करनी है, प्रोविजन बेसिस करनी है। ओके, अब एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि आप तो जीएसटी के अंदर आप क्या बताइए, बेनिफिट्स बताइए ऑफ किसके, ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपको मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर वंस क्या हो जाएगा, और ये एडवांस रूलिंग टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम इसको बड़े आसानी से क्या कर सकेंगे, लिख सकेंगे। तो ये हमारे लिए लास्ट टॉपिक होगा कि बेनिफिट्स ऑफ कौन से हैं, एडवांस रूलिंग के। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को कौन क्या कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन हमको ये आंसर चाहिए कि एप्लीकेशन कौन कर सकता है। ओके, क्या सिर्फ हम का मतलब है एप्लीकेंट कौन होगा, क्या सिर्फ हम ही एप्लीकेंट हो सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट भी उसका क्या हो सकता है, एप्लीकेंट हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि हम ही सिर्फ इसके एप्लीकेंट हो सकते हैं, डिपार्टमेंट कभी भी ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का क्या नहीं हो सकता, एप्लीकेंट नहीं हो सकता। सिर्फ हम ही क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अगर आप एप्लीकेशन करेंगे तो क्या आपका जीएसटी में एप्लीकेशन करने के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है क्या। ठीक है ना, रजिस्टर्ड होना ही क्या है, जरूरी है क्या। इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को, ऑथोरिटी फॉर किसको, एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक तो कौन, जो भी जीएसटी के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है, वो तो कर ही सकते हैं। और जो भी कौन है, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, जो भी क्या करवाना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं। ठीक है, टू भी क्या है, रजिस्टर, टू क्या है, ऑब्टेनिंग, डिजायर्स टू क्या है, ऑब्टेन ओके रजिस्ट्रेशन। तो जो रजिस्टर्ड है वो तो कर ही सकते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं वो भी क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि सिर्फ जीएसटी में सिर्फ रजिस्टर्ड ही कर सकते हैं, तो आप इसका आंसर देंगे नो। ठीक है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो बिल्कुल कर सकते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट के क्या पहुंच गया, पास पहुंच गया है। ओके, वो करवाना चाह रहा है, वो एप्लीकेशन करना चाहता है, तो वो कर सकता है, आंसर इज यस। और बेसिकली बताऊं कैसे क्या है। जैसे कि मान लीजिए विदेशी जो होते हैं ना, नॉन रेसिडेंट है, वो अनरजिस्टर्ड होते हुए ही क्या करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इंडिया में अगर ये हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसे सप्लाई मान रहे हो, नहीं मान रहे हो। ठीक है, वैल्यूएशन कैसे होगा, कौन सी रेट से लगेगा, आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें रजिस्ट्रेशन हमें किस लिमिट के बाद में करवाना होगा। तो बेसिकली जरूरी नहीं है कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, अगर आप डिजायर्स टू ऑब्टेन क्या हो, रजिस्ट्रेशन हो, आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अब जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि ना तो आप रजिस्टर्ड हो और ना ही आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई इच्छा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी जीएसटी की क्या है, फैकल्टी है। ठीक है ना, जीएसटी की कोई भी क्या है, फैकल्टी है। उसको कोई भी कॉन्सेप्ट के समझने में क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है ना, उसको समझने में क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, कंफ्यूजन हो रहा है, और वो चाह रहा है कि ये कंफ्यूजन मैं दूर कर लूं ऑथोरिटी फॉर क्या करके, एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन करके। ठीक है, वो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों, फैकल्टी है तो बच्चों को क्या करते हैं, टीच करते हैं। तो कोई कॉन्सेप्ट समझने में उनको एम्बिग्यूटी हो रही थी, तो उन्होंने कहा इस एम्बिग्यूटी को मैं दूर कर लेता हूं, लॉ में कहीं मिल नहीं रही है, गूगल कर लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं मिल रही है, तो क्यों ना मैं एप्लीकेशन करके अपना कंफ्यूजन क्या कर लूं, दूर कर लूं। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो आंसर इज नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कब कर सकेंगे, जब हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और अपने बिजनेस का पूछें, या फिर हम डिजायर्स टू ऑब्टेन क्या हो, रजिस्ट्रेशन हो, फिर हम अपने बिजनेस का पूछें। ठीक है, लेकिन हम पढ़ाते हैं और हमें कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, इसके लिए हम सोच रहे हैं कि ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन कर दें, तो वो क्या नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो क्या आप किसी भी क्वेश्चन को लेके कोई भी चीज आप ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को पूछ सकते हो, कोई सा भी मैटर आप उनके सामने क्या कर सकते हो, रेज कर सकते हो। ठीक है, और उनसे एडवांस रूलिंग चाह सकते हो, तो इसका आंसर होगा नो। जो सिर्फ और सिर्फ हमको 97 सबसेक्शन 2 के अंदर जो हमको क्या दिए हुए हैं, मैटर्स दिए हुए हैं, जो हमको मैटर्स दिए हुए हैं, इसका मतलब वहां पर जो हमको मैटर्स दिए हुए हैं वो एक कौन सी लिस्ट दिए हुए हैं, एक्सक्लूसिव लिस्ट है। ठीक है ना, वही सिर्फ वही मैटर्स और वही क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन में उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी मैटर या कोई भी क्वेश्चन हम क्या नहीं कर सकते, वहां पर रेज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया है, क्या ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को आप कोई भी मैटर पूछ रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शन जरूरी है क्या कि टू भी क्या हो, अंडरटेकन हो, टू भी क्या हो, अंडरटेकन हो, अंडरटेकन, क्योंकि एडवांस रूलिंग नाम है तो क्या जरूरी है कि वो टू भी क्या हो, अंडरटेकन हो, वही हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो अगेन आप इसका आंसर देंगे नो। ठीक है ना, जो भी ट्रांजेक्शन या एक्टिविटी ऑलरेडी आप कर चुके हैं, अंडरटेकन है, जो भी अंडरटेकन है, और दूसरा या फिर जो भी क्या है आपकी प्रपोज्ड टू भी क्या है, अंडरटेकन है। एक तो अंडरटेकन है और प्रपोज्ड टू भी क्या है, अंडरटेकन है। आप उसके रेस्पेक्ट में ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं हो कि वो सिर्फ टू भी क्या हो, अंडरटेकन हो, टू भी अंडरटेकन हो, वो जो आपकी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी आपकी ऑलरेडी अंडरटेकन भी हो सकती है, और वो आपकी एक्टिविटी प्रपोज्ड टू भी क्या हो सकती है, अंडरटेकन हो सकती है। ठीक है, तो एक तो ये मालूम पड़ गया कि अंडरटेकन, और दूसरी कौन सी है, प्रपोज टू बी अंडरटेकन। फिर मालूम पड़ा सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव लिस्ट है, सिर्फ जो 97 सबसेक्शन 2 में हमको क्या करी हुई है, दी हुई है। हमारे बिजनेस से रिलेटेड हम पूछेंगे, हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या फिर हम डिजायर्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन हो। ऐसा जरूरी नहीं कि एप्लीकेशन करने के लिए हमको जीएसटी में पहले क्या होना पड़े, रजिस्टर्ड होना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। अच्छा, हम जो पूछेंगे वो क्या पूछेंगे, तो आप जो भी पूछोगे वो आपकी जो भी एक्टिविटी है,
इन रिलेशन टू कौन सा है, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ कौन सा हो गया, गुड्स और सर्विस के रेस्पेक्ट में पूछोगे। अब ये पूछा जा रहा है इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस का क्या मतलब होगा, जिसके रेस्पेक्ट में आप वहां पर एप्लीकेशन करेंगे तो आप उनसे पूछ सकेंगे कौन सा क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, जिससे क्या होता है रेट का डिटर्मिनेशन होता है, तो क्लासिफिकेशन किसका, गुड्स और किसका, सर्विस का। दूसरा, कोई भी एप्लीकेबिलिटी ऑफ कौन सा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कौन सा है, नोटिफिकेशन। तो कोई सा भी क्या हो नोटिफिकेशन हो, कोई सा भी क्या हो नोटिफिकेशन हो, उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है उसके लिए आप उनको वहां पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके रेस्पेक्ट में आप उनको वहां पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेबिलिटी हो गई ऑफ ए नोटिफिकेशन। इसके बाद में आप उनसे पूछ सकते हैं क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, वीओएस, और कौन सा है, या फिर एंड क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, या आपकी जो ट्रांजैक्शन है या प्रपोज टू बी ट्रांजैक्शन है उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे होगा, ठीक है, या कोई नोटिफिकेशन है, मान लीजिए एग्जांपल है कोई एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है, आप जानना चाहते हैं कि वो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, वो आप पूछ सकते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं सो दैट आपको रेट ऑफ जीएसटी का क्या हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो ये आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं किसके रेस्पेक्ट में, आईटीसी के रेस्पेक्ट में। आईटीसी के रेस्पेक्ट का मतलब होता है उसकी क्या है, एडमिसिबिलिटी, ठीक है ना, अवेलमेंट, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, एडमिसिबिलिटी, ठीक है ना, एडमिसिबिलिटी। जो आपने टैक्स क्या करा है, पे करा है, उसका आपको आईटीसी मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा आपको, तो उसके रेस्पेक्ट में आप उनको क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन कर सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कौन सा है, आपकी लायबिलिटी। आप जीएसटी में अपनी क्या जानना चाहते हैं, लायबिलिटी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उनको क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो है वो हमारे जीएसटी के अकॉर्डिंग सप्लाई है या नहीं है, ठीक है ना, वो ट्रांजेक्शन क्या है, सप्लाई भी है या सप्लाई नहीं है। सिर्फ यही आप उनको क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो। यही मैटर क्या कर सकते हो जो 97 सबसेक्शन 2 में पूछा गया। इसका जूस का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए प्लेस ऑफ क्या है, सप्लाई है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए आप उनको क्या नहीं कर सकते, एप्लीकेशन नहीं कर सकते, नो क्या है, एप्लीकेशन। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बोलेंगे, नहीं कर सकते एप्लीकेशन, क्योंकि वो 97 सबसेक्शन 2 में क्या नहीं है, उसकी एक्सक्लूसिव लिस्ट में क्या नहीं है, गिवन नहीं है। लेकिन एक कर्नाटका हाई कोर्ट का क्या है, जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा ये जो 97 सबसेक्शन 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्या है, लायबिलिटी जो है, ये डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी का एक क्रूशियल हिस्सा है, ठीक है ना, एक क्रूशियल पार्ट बन चुका है, क्या चीज, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ कौन सा है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये कर्नाटका हाई कोर्ट का क्या है, जजमेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ कौन सा, प्लेस ऑफ सप्लाई। वो कह रहे हैं कि अगर अगर लायबिलिटी क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है, तो उसके लिए बहुत क्रूशियल पार्ट हो जाता है कि उस ट्रांजैक्शन का क्या करें, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या करें, डिटरमाइन करें। तो कर्नाटका हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग आप प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन एज पर सेक्शन 97 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग आप उनको क्या नहीं कर सकते, एप्लीकेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप उनको क्या नहीं कर सकते, एप्लीकेशन नहीं कर सकते। अच्छा, आप उनको क्यों नहीं कर सकते प्लेस ऑफ सप्लाई के रेस्पेक्ट में, तो इसका आप आंसर देंगे कि ये जो अथॉरिटी फॉर क्या होती है, एडवांस रूलिंग होती है, ये कहां, एसजीएसटी एक्ट के अंदर इसका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट, इसके अंदर इसका क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। ये जो कॉन्स्टिट्यूटेड है, ये लीजिए, ये जो मंच है, फोरम है, ये जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूटेड जो हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूटेड होती है कहां पर, स्टेट लेवल पे, ठीक है ना, क्या होती है, स्टेट लेवल पे होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इनकी जो भी क्या होता है, डिसीजन होता है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का जो भी क्या आता है, डिसीजन आता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ उस स्टेट और उस यूनियन टेरिटरी के क्या रहती है, सिर्फ उसी के जुरिस्डिक्शन में रहती है, ठीक है ना, सिर्फ उसी के क्या रहती है, जुरिस्डिक्शन में रहती है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, नहीं होता है, नॉट एट किस पे, सेंट्रल लेवल पे, नॉट एट किस पे, सेंट्रल लेवल पे। और इसका जो क्या होता है, जुरिस्डिक्शन जो होता है वो भी सेंट्रल लेवल पे नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के जुरिस्डिक्शन तक ही रहती है, स्टेट तक जुरिस्डिक्शन तक रहती है। इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई जो होता है, प्लेस ऑफ जो सप्लाई होता है, वो आप क्या नहीं कर सकते, इनसे नहीं पूछ सकते, ठीक है ना, नहीं पूछ सकते, क्योंकि इनका कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ किस पे हुआ है, स्टेट लेवल पे ही अथॉरिटी होती है। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि इस अथॉरिटी में कौन होते हैं, तो इस अथॉरिटी में जो ऑफिसर होते हैं वो होते हैं नॉट बिलो द रैंक ऑफ, नॉट बिलो द क्या है, रैंक ऑफ जेसी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कौन सा होता है, ज्वाइंट कमिश्नर। मतलब ज्वाइंट कमिश्नर से बिलो रैंक के क्या नहीं होते हैं, ऑफिसर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड क्या है, अथॉरिटी है, लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड क्या है, अथॉरिटी है, जो स्टेट लेवल पे होती है, यूनियन टेरिटरी लेवल पे होती है, सेंट्रल लेवल पे नहीं होती है। और इसका जो जुरिस्डिक्शन होता है, वो जुरिस्डिक्शन डिसीजन जो होता है वो सिर्फ स्टेट लेवल तक ही क्या रहता है, सीमित रहता है, वो स्टेट लेवल तक ही क्या रहता है, सीमित रहता है। तो जैसा स्टेट लेवल तक ही क्या रहता है, सीमित रहता है। अब हमको यहाँ पर उनको क्या करनी है, एप्लीकेशन करनी है। यस, तो हमको यहाँ पर अभी उनको क्या करनी है, एप्लीकेशन करनी है। तो सबसे पहली बात, सिर्फ हम ही उनको एप्लीकेशन कर सकते हैं, डिपार्टमेंट उनको क्या नहीं हो सकता, एप्लीकेशन नहीं कर सकता। एप्लीकेंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन के लिए इनको क्या है, फॉर्म है जिसका होता है, ठीक है ना, ARA01, इस फॉर्म के साथ होता है। और साथ में आपको देनी पड़ती है फीस, कितने की, 5000 रुपये की फीस है। इस 5000 रुपये की फीस में एक एप्लीकेशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मोर देन क्या हो सकता है, वन, मोर देन क्या हो सकता है, वन मैटर, और मोर देन क्या है, वन क्वेश्चन आप उनके साथ में क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन में कर सकते हैं, मोर देन वन। तो एक तरीके से ये क्या हो गई है, इनएक्सपेंसिव हो गई है। यही अगर आप किसके पास जाएंगे, सीए के पास जाएंगे, तो सीए से आप जितने क्या करेंगे, आप उनसे क्या लेंगे,
उनकी कंसल्टेंसी लेंगे वो उतनी ही क्या लेंगे, फीस लेंगे। यहाँ पर एक एप्लीकेशन की फीस कितनी रहने वाली है, 5000 ही रहने वाली है। उस एप्लीकेशन में आप मोर देन वन मैटर या मोर देन वन क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। आप जब उनको क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, तो एप्लीकेशन की जो कॉपी होगी वो उस कॉपी का क्या करेंगे, शेल कॉज ए क्या है, कॉपी, ठीक है ना, कॉपी दे रहा हूं, उसकी जो भी क्या होगी, कॉपी दे होगी, टू भी क्या करेंगे, फॉरवर्डेड करेंगे। टू भी वो क्या कर देंगे, उसकी एप्लीकेशन की कॉपी टू भी फॉरवर्डेड कर देंगे टू द किसको, आपका जो भी एप्लीकेंट का क्या होगा, कंसर्न ऑफिसर होगा, कंसर्न क्या होगा, ऑफिसर होगा, वो उसको क्या कर देंगे, एप्लीकेशन की कॉपी को क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। और क्यों करेंगे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड करने के बाद में वो उनसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स मंगाएंगे, ठीक है ना, कॉल अपॉन क्या करेंगे, कॉल अपॉन हिम, ठीक है ना, टू फर्निश क्या है, रिकॉर्ड, ठीक है। उस कंसर्न ऑफिसर को बोलेंगे कि उस एप्लीकेंट के रेस्पेक्ट में हमको क्या करो, रिकॉर्ड फर्निश करो। कॉल अपॉन हिम टू फर्निश क्या है, रेलेवेंट रिकॉर्ड। तो उनसे वो क्या मंगाएंगे, रेलेवेंट क्या मंगा लेंगे, रिकॉर्ड क्या करेंगे, मंगाएंगे। ठीक है, अभी तो हमने एप्लीकेशन करी, तो एप्लीकेशन की कॉपी उन्होंने पहले क्या करी, कंसर्न ऑफिसर को भेजी, और कंसर्न ऑफिसर को भेज के उसके रेस्पेक्ट में क्या मंगा लिए, रेलेवेंट क्या मंगा लिए, रिकॉर्ड मंगा लिए। अब यहाँ पर देखिएगा आपकी जो एप्लीकेशन है, क्या वो हमें जरूरी है कि वो एडमिट होगी ही होगी, ठीक है ना, क्या वो जरूरी है कि आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, एडमिट होगी होगी। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले वो क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन को क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करेंगे एप्लीकेशन को, कंसर्न ऑफिसर से जो रिकॉर्ड मंगाए उसको, और हमको अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या देने के बाद, बिंगर देने के बाद। हमको देने का मतलब है एप्लीकेंट को भी देने के बाद, और जो कंसर्न ऑफिसर है उनको देने के बाद में अब वो अपनी हमारी एप्लीकेशन को या फिर तो ईदर या फिर तो एडमिट कर लेंगे, और यस उनके पास में पावर है रिजेक्ट। इसका मतलब हम जो यहाँ पर क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, ये एप्लीकेशन हमारा क्या नहीं है, नॉट क्या है, राइट। ऐसा नहीं है कि हमको राइट है क्या करना, उनको हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, नहीं, वो हमारी एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट। हाँ, रिजेक्ट करने से पहले वो हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या देंगे, बिल्कुल बिंगड़ देंगे, हमको भी देंगे, कंसर्न ऑफिसर को देंगे, रिकॉर्ड्स को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, एग्जामिन करेंगे हमारी एप्लीकेशन को, और फिर वो हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, रिजेक्ट पे। रिजेक्ट दो तरीके से हो सकता है, एक तो हो सकता है कौन सा, मैंडेटरी, ठीक है ना, एक कौन सा हो सकता है, मैंडेटरी हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कौन सा, डिस्क्रिशनरी हो सकता है। अब ये मैंडेटरी कब हो जाता है, मान लीजिए जो आपने एप्लीकेशन में पूछा है वो चीज ऑलरेडी क्या है, पेंडिंग है, या फिर ऑलरेडी वो क्या है, डिसाइडेड है, और किसके केस में, खुद एप्लीकेंट के केस में, ठीक है ना, एप्लीकेंट के केस में मान लीजिए वो क्या है, प्रोसीडिंग क्या है, पेंडिंग चल रही है, ओके, तो प्रोसीडिंग क्या है, पेंडिंग है, या फिर प्रोसीडिंग ऑलरेडी क्या डिसाइडेड है, तो फिर वो उसको क्या करेंगे, मैंडेटरी रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉपर ऑफिसर के पास, कंसर्न ऑफिसर के पास में पेंडिंग है। ये भी कौन है, डिपार्टमेंट की अथॉरिटी है, और जहां पर प्रोसीडिंग आपकी अभी पेंडिंग है वो भी डिपार्टमेंट की अथॉरिटी है। तो ऐसा नहीं है कि सेम चीज को आप दोनों जगह क्या करें, रेस करें, अगर उनको मालूम पड़ेगा, इसलिए वो रिकॉर्ड मंगा लेते हैं और एप्लीकेशन की कॉपी भेजते हैं किसको, कंसर्न ऑफिसर को, सो दैट कंसर्न ऑफिसर बता सके कि ये मैटर तो ऑलरेडी इन्हीं के केस में हमारे पास में क्या चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, या फिर क्या इन्हीं के केस में ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होगी वो उनको क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। दूसरी पावर होती है डिस्क्रिशनरी पावर होती है। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है, ऐसी होती है जैसे कि मान लीजिए और किसी के केस में भी डिसाइडेड है चीज, ये डिसाइडेड है, और उनको लगता है कि सेम मैटर हमने तो दूसरों के केस में भी क्या कर रखा है, डिसाइड कर रखा है, तो इसकी एप्लीकेशन को लेना और इसके केस में वापस से उन्हीं चीज का क्या देना, डिसीजन देना मतलब नहीं है, तो उनके पास में वो डिस्क्रिशनरी पावर है। ये एग्जांपल बताया, डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उस केस में आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंडेटरी तो कम है, कब है, जब आपकी वो प्रोसीडिंग ऑलरेडी पेंडिंग हो या डिसाइडेड हो, और खुद एप्लीकेंट के क्या हो, केस में ही पेंडिंग और क्या हो, डिसाइडेड हो, तो वो मैंडेटरी उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। और दूसरी डिस्क्रिशनरी पावर तो उनके पास में है ही, उसको क्या करने की, रिजेक्ट करने की, वो उसको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर ही सकते हैं। ओके, अब रिजेक्ट करने से पहले वो क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या करेंगे, बीइंग हर्ड करेंगे, और उसके बाद में वो उसका क्या करेंगे, रीजंस करेंगे, रीजन बताएंगे आपको फॉर सच किसका, रिजेक्शन का। रीजन क्या करेंगे, बताएंगे फॉर किसका है, सच रिजेक्शन का, कि क्या था रीजन उसको रिजेक्ट करने के लिए। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या देंगे, बीइंग हर्ड देंगे। ओके, और ये अपनी यहाँ पर आपको क्या देंगे, प्रोनाउंसमेंट दे देंगे। अब यहाँ पर आता है क्या, प्रोनाउंसमेंट देने की कोई टाइम लिमिट भी है क्या, कोई टाइम लिमिट भी है क्या, तो आंसर इज यस, टाइम लिमिट है। और टाइम लिमिट कितने डेज है, वो है आपके लिए 90 क्या है, डेज है, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कितने दिनों में उनको प्रोनाउंसमेंट देनी है, या फिर ऐसा बोला जाए कि वहां पर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपका फ्रेंड बोल रहा है कि यार बहुत टाइम लग जाएगा, साल लग जाएंगे तेरे को वहां से क्या लेने में, डिसीजन लेने में, रूलिंग लेने में, तो आंसर इज नो, ये आपको 90 डेज में। 90 डेज भी कब से है, जब से उनको डेट ऑफ कौन सा है, डेट ऑफ रिसिट ऑफ एप्लीकेशन है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ रिसिट ऑफ क्या है, एप्लीकेशन है, उसके वो 90 डेज के अंदर अंदर आपको क्या दे देंगे, प्रोनाउंसमेंट भी दे देंगे। 90 डेज के अंदर ही आपको वहां पर क्या दे देंगे, प्रोनाउंसमेंट क्या कर देंगे, दे देंगे। और इस प्रोनाउंसमेंट की जो भी क्या होगी, कॉपी होगी, इस प्रोनाउंसमेंट की जो भी कॉपी होगी, एक कॉपी तो किसको दे देंगे, एप्लीकेंट को कम्युनिकेट कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, और एक कर देंगे जो भी जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है, कंसर्न ऑफिसर है, उनको उसकी कॉपी क्या कर देंगे, वो भेज देंगे। और कितने दिनों के अंदर अंदर करना है उनको, 90 डेज, और वो भी डेट ऑफ रिसिट ऑफ कौन सा है, एप्लीकेशन है। अब मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि इनकी आपने एप्लीकेशन करी, एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट भी हो गई है, लेकिन मान लीजिए कोई भी क्या चल रहा है, डिफरेंस है, डिफर हो जाते हैं वो, ठीक है ना, किसी भी डिफर हो जाते हैं, उनकी ओपिनियन क्या हो रही है, डिफर हो रही है, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट को लेके, किसी भी पॉइंट को लेके या किसी भी पॉइंट्स को लेके वहां पर मेजोरिटी नहीं हो रही है, वो क्या हो रहे हैं, डिफर हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर वो क्या करेंगे, कैसे देंगे, तो उसके लिए है कि उनको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस करना पड़ेगा अपीलेट अथॉरिटी फॉर कौन सा है, एडवांस रूलिंग को। अगर मान लीजिए वहां पर जो क्या है, मेंबर है, हमने कौन कहा था, कौन होने चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर, ठीक है ना, कौन होंगे, नॉट क्या है, बिलो द रैंक ऑफ, नॉट बिलो द क्या है, रैंक ऑफ
ज्वाइंट क्या है, कमिश्नर। अब मान लीजिए ये जो भी ऑफिसर हैं ये डिफर हो जाते हैं, ठीक है ना, एक का मतलब मान लीजिए व्यू ये है, दूसरे का व्यू ये है, किसी भी पॉइंट को लेके या किसी भी पॉइंट्स को लेके, तो फिर ऐसी स्थिति में जो ये अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, ये अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को क्या करेगी, रेफरेंस करेगी। क्या करेगी, रेफरेंस, एप्लीकेशन नहीं है, रेफरेंस है। जब भी डिफर इन ओपिनियन हो जाते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, रेफरेंस कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये उनको वहां पर क्या कर देंगे, रेफरेंस कर देंगे। ओके, यहाँ वहां पर ये क्या कर देंगे, रेफरेंस कर देंगे। और ये लीजिए उन्होंने क्या कर दिया, रेफरेंस कर दिया। अब क्या करेंगे, जो अपीलेट अथॉरिटी फॉर क्या होगी, एडवांस रूलिंग होगी, वो विद इन कितने डेज के अंदर अंदर, 90 डेज में। 90 डेज कब से है, जब से उनको क्या करा था, रेफरेंस करा था एडवांस रूलिंग, किसने, अथॉरिटी ने। उनको क्या करा था, रेफरेंस करा था, वो 90 डेज के अंदर, 90 डेज के अंदर अंदर क्या कर देंगे, उसका प्रोनाउंसमेंट कर देंगे, ठीक है ना, क्या कर देंगे, प्रोनाउंसमेंट कर देंगे। ओके, कितने दिनों के अंदर करना है, बड़ा स्पीडी काम होगा, 90 डेज के अंदर, जब से उनको क्या किया गया है, रेफरेंस किया गया है, जब से उनको क्या किया गया है, रेफरेंस किया गया है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या बन जाता है, एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन मान लीजिए कुछ ऐसा बनता है कि ये जो हमारी कौन है, अथॉरिटी फॉर कौन सा है, एडवांस रूलिंग है, इन्होंने अपना तो क्या कर दिया, डिसीजन दे दिया, और अब उस डिसीजन से हम क्या है, खुश नहीं है, मतलब क्या है, एग्रीव्ड है, ठीक है ना, क्या है, एग्रीव्ड है। तो हमारे पास में क्या रेमेडी है, तो सबसे पहले एग्रीव्ड कौन हो सकता है, एक तो खुद ही एप्लीकेंट भी हो सकता है एग्रीव्ड, खुद एप्लीकेंट भी हो सकता है, और दूसरा कौन हो सकता है, वो जो कंसर्न ऑफिसर है, जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है, वो भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी क्या हो सकता है, एग्रीड हो सकता है। तो जो भी एग्रीड है, अब वो क्या करेंगे, जो भी क्या है, एग्रीड है, वो क्या करेंगे, वो अपील कर सकेंगे, वो क्या कर सकेंगे, अपील कर सकेंगे। इसको बोला जाता है क्या, अपील। और अपील टू कौन सा है, अपीलेट अथॉरिटी फॉर कौन सा, एडवांस रूलिंग को। अपीलेट अथॉरिटी फॉर किसको, एडवांस रूलिंग को वो कर सकेंगे, एप्लीकेट भी कर सकेगा, ये भी कर सकेगा। कहां पर की बात कर रहे हैं, ये जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने जो अपना डिसीजन दिया, उस डिसीजन से आप कुछ नहीं हो, तो एप्लीकेंट कुछ नहीं है तो वो अपील कर सकेगा, और अगर जुरिसडिक्शनल ऑफिसर, कंसर्न ऑफिसर कुछ नहीं है तो वो भी एप्लीकेशन कर सकेगा अपीलेट अथॉरिटी फॉर किसको, एडवांस रूलिंग को, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म कौन सा होगा, अगर हम करेंगे तो वो होगा APA02 होगा, ठीक है, और अगर डिपार्टमेंट करेगा तो वो APA क्या होगा, 0 क्या होगा, 3 होगा, इस फॉर्म में करेंगे। हमारे केस में तो यहाँ पर क्या लगने वाली है, फी भी लगेगी, और यहाँ फीस हो जाएगी कितने की, 10,000 की। अपील करने की फीस कितनी होगी, ये होगी। और इनके केस में, डिपार्टमेंट के केस में, किसी भी तरह की, डिपार्टमेंट खुद को ही क्या फीस देगा, तो कोई भी क्या नहीं होने वाली है, फीस नहीं होने वाली है। अब एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि ये अपील जो कर रहे हैं आप, ठीक है ना, ये जो अपील कर रहे हैं, क्या इस अपील को करने की कोई टाइम लिमिट भी है क्या, तो आप यस कहेंगे कि इसको अपील करने की टाइम लिमिट है, यस, आपको अपील करनी होगी कितने दिनों के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये कब से 30 डेज में आपको क्या करनी है, अपील करनी है, तो ऑब्वियसली बात है, जब से अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का डिसीजन जो था, ठीक है ना, क्या हुआ था, कम्युनिकेट हुआ था, क्या हुआ था, कम्युनिकेट हुआ था, किसको कम्युनिकेट हुआ था, एप्लीकेंट को। जब कम्युनिकेट हुआ था तो एप्लीकेंट उसके विद इन 30 डेज में क्या कर सकेगा, अपील कर सकेगा। जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को, कंसर्न ऑफिसर को क्या हुआ था, कम्युनिकेट हुआ था, तो कंसर्न ऑफिसर, जुरिसडिक्शनल ऑफिसर उसके विद इन 30 डेज के अंदर क्या कर सकेंगे, अपील कर सकेंगे। तो टाइम लिमिट, यस टाइम लिमिट है, 30 डेज की क्या है, टाइम लिमिट है। अब अगर एग्जाम में पूछा जाता है क्या ये विद इन 30 डेज की जो टाइम लिमिट है, क्या इसमें एक्सटेंशन पॉसिबल है क्या, कोई रीजनेबल कॉज हो तो एक्सटेंशन पॉसिबल है क्या, तो आप आंसर कहेंगे यस, अप टू 30 डेज तक, मतलब फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग कौन सा है, 30 डेज तक। ये पीरियड क्या हो सकता है, वो क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, वो इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करने का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है क्या डिले आपकी कंडोन हो सकती है क्या, तो आप आंसर देंगे यस, डिले क्या हो सकती है, कंडोन हो सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पूछेंगे कितने दिनों तक, तो आप बोलेंगे फर्दर पीरियड, ठीक है ना, कितना है, फर्दर पीरियड है, और कितना बताया था, फर्दर पीरियड है, और फर्दर पीरियड आपको बताया था नॉट एक्सीडिंग कितना है, 30 डेज का। तो ओरिजिनल 30 डेज है, और ये 30 डेज प्लस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 30 डेज और हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर कर सकते हैं। और फीस सिर्फ कौन से केस में है, एप्लीकेंट के क्या है, केस में, एप्लीकेंट के केस में है। और ये अपना अब क्या दे देंगे, ऑर्डर दे देंगे, ठीक है ना, ये ऑर्डर देंगे, ऑर्डर। अच्छा, ये ऑर्डर कैसा दे सकते हैं, क्या ये कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप पूछेंगे ये ऑर्डर, पहले तो ऑर्डर देने से पहले ये आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या देंगे, बिंगर देंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाए क्या इनको कोई टाइम लिमिट है ऑर्डर देने की, तो आप इसका आंसर देंगे यस, इनके ऊपर टाइम लिमिट है, और वो टाइम लिमिट है कितने डेज की, 90 डेज की। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये 90 डेज कब से है, ये 90 डेज कब से है, तो ऑब्वियसली बात है जब से हमने क्या करी है, अपील फाइलिंग करी है। तो डेट ऑफ कौन सा है, फाइलिंग अपील है, डेट ऑफ फाइलिंग क्या अपील है, और या फिर क्या हुआ था, रेफरेंस करा था। रेफरेंस का मतलब है कि मेजोरिटी नहीं थी, ठीक है ना, तो रेफरेंस करा था, तो उसके 90 डेज के अंदर अंदर उनको क्या करना होगा, ऑर्डर क्या करना होगा, देना होगा। अच्छा, कैसा ऑर्डर दे सकते हैं, क्या ये कैंसिल कर सकते हैं अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का, तो आप कहेंगे ये ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर तो कंफर्म कर सकते हैं, कंफर्मिंग कर देंगे। कंफर्मिंग का मतलब है जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने जो डिसीजन दिया था उसको कंफर्म कर सकते हैं, या फिर ये उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाइंग मतलब कैंसिल नहीं कर सकते, कंफर्म कर सकते हैं, या फिर ये उनके डिसीजन को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और जो भी करना है कितने डेज में, 90 डेज है। और जब से अपील की गई थी, अपील कौन कौन कर सकता है, एप्लीकेंट भी कर सकता है, जुरिसडिक्शनल ऑफिसर, कंसर्न ऑफिसर। और ये तो कौन सा था, रेफरेंस था। रेफरेंस का था जब क्या था, नो क्या था, मेजोरिटी, या फिर उसको बोल सकते हैं, मेजोरिटी को क्या बोल सकते हैं, जब क्या हो रहा था, डिफर हो रहे थे किसमें, ओपिनियन को लेके, तो रेफरेंस था। तो 90 डेज में करना है, या फिर तो वो कर सकते हैं कंफर्म, या फिर उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम में क्या बन गया, ऐसा क्वेश्चन बन गया कि इनके जो मेंबर्स है, ठीक है ना, मेंबर्स है, मैं मेंबर्स कर रहा हूँ बात, अपीलेट अथॉरिटी फॉर क्या है, एडवांस रूलिंग है, वो भी अगर किसी पॉइंट पे या और किसी पॉइंट्स को लेके वहां पर भी क्या हो जाती है, डिफर हो जाते हैं किसको लेके, ओपिनियन को लेके, ठीक है ना, वो भी क्या हो जाते हैं, डिफर हो जाते हैं किसको लेके, ओपिनियन को लेके। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर तो हम क्या थे, डिफर थे, तो हमने क्या कर दी थी, आगे रेफरेंस कर दिया था। अब ये खुद भी अगर क्या हो जाए, डिफर हो जाए, ओपिनियन डिफर हो जाए किसी पॉइंट को लेके या किसी पॉइंट्स को लेके, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा फिर तो क्या, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने जो क्या दिया है, डिसीजन दिया है, क्या उसी को मान लिया जाए,
ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या उसी को मान लिया जाए, तो आप आंसर कहेंगे नो। इसको मैं कैसे समझा सकता हूँ, जैसे मान लीजिए दो फैकल्टी है, ठीक है, दो फैकल्टी हैं, वो भी क्या हो रही है, डिफर हो रही है किसी चीज को इंटरप्रेट करने में, उनकी ओपिनियन क्या हो रही है, डिफर हो रही है। कोई ये समझा रहा है, कोई चीज को क्या कर रहा है, वैसे समझा रहा है। तो स्टूडेंट कह रहे हैं सर आपकी ओपिनियन क्या हो रही है, डिफर हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं फिर तो वही मान लेते हैं, तो आंसर होगा नो। आप कैसे मान लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट चीज है, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, ये होगा, और उसका आंसर ये है, इट शैल बी डीम्ड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकेगा, तो आप आंसर लिखेंगे इट शैल बी डीम्ड, ठीक है ना, इट शैल बी डीम्ड। और क्या मान लिया जाएगा, डेट नो एडवांस रूलिंग, ठीक है ना। इसका आंसर ये होगा, इसके आगे कोई अथॉरिटी है नहीं कि वहां जाके रेफरेंस कर दो, तो इसका आंसर देंगे दैट नो एडवांस रूलिंग कैन बी इशूड। इसका आंसर देंगे, अगर ये खुद क्या होगा, डिफरेंट ओपिनियन हो गए, तो आप आंसर देंगे नो एडवांस रूलिंग कैन बी क्या होगा, इशूड होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ, ठीक है ना, इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पेक्ट ऑफ जो भी क्वेश्चन क्या करा है, जो भी क्वेश्चन आपने उनको वहां पर अपील में पूछा है, या फिर वहां पर आपने उनको क्या पूछा है, रेफरेंस में जो पूछा है, तो इट शैल बी क्या होगा, डीम्ड मान लिया जाएगा कि उसके रेस्पेक्ट में नो एडवांस रूलिंग कैन बी इशूड नहीं हो सकती। उसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, जो आपने अपील में पूछा है, या फिर जो कौन सा है रेफरेंस में, उसके रेस्पेक्ट में कोई भी क्या नहीं हो सकती, माना जाएगा एडवांस रूलिंग क्या नहीं हो सकती, इशू नहीं हो सकती। और ये भी लिख देता हूं, इवन जो कौन सा था, डिसीजन ऑफ कौन सा था, ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग था, इवन जो क्या था, डिसीजन फॉर क्या था, एडवांस रूलिंग था, वो भी क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब इनसे खुश नहीं थे तो आपने अपील करी, अब वहां पर अपील करी तो उनमें क्या हो गए, डिफर हो गए, ठीक है, डिफर हो गए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने डिसीजन दिया वो मान लिया जाए, तो नहीं, वो नहीं माना जाएगा। और यही माना जाएगा कि उसके रेस्पेक्ट में नो एडवांस रूलिंग कैन भी क्या है, इशूड है इन रेस्पेक्ट ऑफ जो अपील में है, या फिर जो क्या पूछा गया है, रेफरेंस में जो पूछा गया था उसके रेस्पेक्ट में नहीं होगा। अच्छा, जो भी इनकी क्या आएगी, एडवांस रूलिंग का डिसीजन आएगा, वो डिसीजन क्या हो जाएगा, कम्युनिकेट हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कम्युनिकेट हो जाएगा किसको, एक तो हो जाएगा किसको, जो भी क्या होगा, अपीलेंट होगा, अपीलेंट होगा, जो भी कौन होगा, अपीलेंट होगा, उसको हम क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। तो अपीलेंट तो कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, अपीलेंट तो कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और अगर अपीलेंट एप्लीकेंट था तो उसकी कम्युनिकेट किसको करेंगे, कंसर्न ऑफिसर को, जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को भी क्या कर देंगे, वो डिसीजन कम्युनिकेट कर देंगे, ठीक है ना, वो डिसीजन क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। अब मान लीजिए एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, आइए देखते हैं उसको हम। उन्होंने जो भी क्या दी है, डिसीजन उन्होंने जो भी क्या करा था, दिया था, किसने दिया था, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने, या अपीलेट अथॉरिटी फॉर किसने, एडवांस रूलिंग ने जो भी प्रोनाउंसमेंट करी थी। मान लीजिए उसके अंदर कोई भी क्या है, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, ठीक है ना, मिस्टेक क्या है, अपरेंट फ्रॉम क्या है, रिकॉर्ड है, ठीक है ना, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम क्या है, रिकॉर्ड है। ओके, तो क्वेश्चन ये आता है क्या वो उसका रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, क्या रेक्टिफिकेशन की प्रोविजन है। ओके, रेक्टिफिकेशन ऑफ कौन सा है, मिस्टेक, रेक्टिफिकेशन ऑफ कौन सा है, मिस्टेक की हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ क्या होगा, मिस्टेक होगा। तो आप आंसर देंगे, आंसर इज यस। अगर कोई भी मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम क्या है, रिकॉर्ड है, अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, तो यस उसका रेक्टिफिकेशन ऑफ क्या होगा, मिस्टेक होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनको रेक्टिफिकेशन करने का कितना क्या होगा, टाइम होगा, कोई टाइम लिमिट भी है, तो आप कहेंगे यस उनके लिए टाइम लिमिट दी गई है, और टाइम लिमिट है 6 मंथ्स है, और वो 6 मंथ्स भी दिए गए हैं, डेट ऑफ किससे दिए गए हैं, ऑर्डर से दिए गए हैं, ठीक है। जब भी क्या है, ऑर्डर आया अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का, या अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का, उसके कितने टाइम में, 6 मंथ्स के अंदर वो रेक्टिफिकेशन कर सकेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड किसके नोट, कौन उनको कर सकता है, तो एक तो हो सकता है ओन अकॉर्ड ही उनको आ गया हो, ठीक है ना, ओन अकॉर्ड, ओन अकॉर्ड का मतलब होता है जो भी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है या अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, उनके ओन अकॉर्ड आ गया तो वो कर सकते हैं। जैसे हमसे भी कई बार हो जाता है, जैसे मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं, मैंने आईएसटी रिकॉर्ड करा, तो मैंने कहा जो आईजीएसटी का आईटीसी है वो आईजीएसटी की तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैंने कहा जो भी सीजीएसटी का आईटीसी है वो भी आईजीएसटी की तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो एसजीएसटी का आईटीसी है वो भी आईजीएसटी की तरह क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर देखा, मैंने बोला तो आईजीएसटी था, लिख मैंने कौन सा दिया, एसजीएसटी। तो ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, ठीक है, गलती हो गई है मेरे से, तो मैं खुद ही मान लेता हूँ, कि बोल तो आईजीएसटी रहा था, लेकिन लिखते समय मैंने क्या लिख दिया, एसजीएसटी लिख दिया। तो अपनी मिस्टेक को सभी क्या कर सकते हैं, खुद ही क्या करते हैं, ओन अकॉर्ड क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, तो ये भी बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, इनको कौन कर सकता है भाई, जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है, कंसर्न ऑफिसर है, या फिर जो भी कौन है, एप्लीकेंट है, वो भी इनको क्या कर सकता है, नोटिस में लेके आ सकता है। और इनको 6 मंथ है, वो भी कब से हैं, डेट ऑफ किससे, ऑर्डर से, वो अपनी मिस्टेक को क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो अपनी मिस्टेक को क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने जो एडवांस रूलिंग दी है उसका क्या कोई बाइंडिंग नेचर रहेगा क्या, ठीक है ना, उसका कोई भी क्या है, बाइंडिंग नेचर है क्या। तो इसका आप आंसर देंगे यस ये बाइंडिंग है। तो पूछेंगे किस पे बाइंडिंग है, तो पहली बात सिर्फ और सिर्फ उसी एप्लीकेंट पे क्या है, बाइंडिंग है, ठीक है ना, जिस मैटर में दिया गया है सिर्फ उसी मैटर पे बाइंडिंग है। और तीसरा, सिर्फ जुरिसडिक्शनल ऑफिसर और कंसर्न ऑफिसर पे ही क्या रहेगा, बाइंडिंग रहेगा, ठीक है ना, उन्हीं पे बाइंडिंग रहेगा। तो मान लीजिए एग्जाम में क्या जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि कोई क्या है, फ्रेंड है, और फ्रेंड के केस में भी क्या है, वो सेम ही क्या है, मैटर है, सेम ही क्या मैटर है, तो क्या ये उसके ऊपर भी क्या हो जाएगी, बाइंडिंग हो जाएगी क्या। तो आप आंसर देंगे, आंसर इज नो। जिसने ली है सिर्फ उसी के ऊपर बाइंडिंग रहेगी, सिर्फ उसी मैटर के रेस्पेक्ट में रहेगी, और सिर्फ क्या रहेगी, ये उसी आपको बोला ना स्टेट लेवल पे, तो सिर्फ उसी जुरिसडिक्शनल ऑफिसर पे और कंसर्न ऑफिसर तक ही क्या रहने वाली है, ये बाइंडिंग रहने वाली है, ठीक है ना, सिर्फ उसी तक ही क्या रहेगी, ये बाइंडिंग रहने वाली है। ओके, अच्छा, कल मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये एडवांस रूलिंग हो गया, यहाँ पे एडवांस रूलिंग आ गई, उसके बाद में मान लीजिए कल चेंज इन क्या हो गया, लॉ हो गया।
ठीक है ना, आपने उनसे रजिस्ट्रेशन पूछा था मेरे को कब करवाना है, तो उन्होंने बोल दिया भाई 20 लाख से ज्यादा हो तब आप करवा लेना, आपका टर्नओवर ये है। चेंज इन क्या हो गया, लॉ हो गया, या फिर चेंज इन कौन सा हो गया, फैक्ट हो गया, तो भी क्या रहेगी, वो बाइंडिंग रहेगी। आप आंसर कहेंगे नो। फैक्ट में कैसे चेंज हो गया, मान लीजिए पहले सिर्फ गुड्स में कर रहे थे, बाद में आप सर्विस पे भी करने लगे, तो जब फैक्ट ही क्या हो गया, चेंज हो गया, तो वो एडवांस रूलिंग बाइंडिंग नहीं रहेगी। लॉ चेंज हो गया, मान लीजिए पहले तक तो जीएसटी लॉ में 20 लाख की लिमिट थी, फिर बढ़ा के कितनी हो गई, 40 लाख की लिमिट हो गई, तो ये क्या होता है, बाइंडिंग रहती है। आप आंसर देंगे बाइंडिंग तो रहती है, लेकिन अनलेस क्या नहीं हो जाए, चेंज इन लॉ नहीं हो जाए, या चेंज इन क्या नहीं हो, फैक्ट नहीं हो, तब तक ही क्या रहेगी, बाइंडिंग रहेगी। अगर कोई भी लॉ या फैक्ट चेंज हो गया तो फिर वो क्या नहीं रहने वाली है, बाइंडिंग रहने वाली, ठीक है, बाइंडिंग रहने वाली नहीं है। अब इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए एडवांस रूलिंग देने के बाद में मालूम पड़ा कि आपने उनसे फ्रॉड करके ऑब्टेन करी थी, आपने उनके पास में मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या करा था, फैक्ट करा था, ठीक है ना, या फिर फैक्ट को सप्रेस करा था। मतलब आपने तो उनको कहा मैं ये गुड्स क्या कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, जबकि मालूम हो कि आप साथ में थोड़ी बहुत छोटी बहुत सप्लाई ऑफ क्या करते थे, सर्विस भी करते थे। ठीक है, तो आपने फैक्ट को या क्या कर लिया, मिस रिप्रेजेंट कर लिया, या फिर आपने फैक्ट को क्या कर लिया था, सप्रेस भी कर लिया था, छुपा लिया था। ठीक है, अब आपने उनको सिर्फ ये बताया, उन्होंने इसके बेसिस पे एडवांस रूलिंग दे दी, और बाद में मालूम पड़ा कि आप उस समय तो सप्लाई ऑफ क्या करते थे, सर्विस भी करते थे, सप्लाई ऑफ सर्विस भी करते थे। आपने कहा मैं तो सिर्फ ये वाली सप्लाई करता हूँ, जबकि मालूम पड़ा उस समय तो आप ऐसी वाली भी क्या करते थे, सप्लाई क्या होते थे, करते थे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एडवांस रूलिंग आने के बाद में मालूम पड़ेगी तो आपने फ्रॉड करके, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट करके या सेपरेशन करके करी है, तो भी वो क्या रहेगी, बाइंडिंग रहेगी। तो आप इसका आंसर देंगे नहीं, वो वॉइड हो जाएगी। और वॉइड भी कौन सी होगी, ए भी क्या होगी, इनिशियो होगी। उसको शुरुआत से ही क्या माना जाएगा, उसको वॉइड ही माना जाएगा। मतलब ऐसी कोई एडवांस रूलिंग जैसे दी ही नहीं गई थी, उसको वॉइड ही माना जाएगा। और एब इनिशियो उसको क्या माना जाएगा, वॉइड क्या कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। अब मान लीजिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आप तो ये बताइए, ये तो सब हुआ, पावर्स क्या है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की, या अपीलेट अथॉरिटी फॉर कौन सी है, एडवांस रूलिंग की, इनके पास में कौन कौन सी पावर है। तो वैसे तो मैं आंसर याद कराऊं, तो जैसे कि आप इनकम टैक्स अथॉरिटी पढ़ते हैं ना, ठीक है, सेक्शन 131 क्या करते हैं, पढ़ते हैं, वहां पर जो है तो वैसी ही पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, एनफोर्स करवा सकते हैं अटेंडेंस, ठीक है ना, एनफोर्स करवा सकते हैं कि अटेंडेंस, एग्जामिन कर सकते हैं आपको किस पे, ओथ पे, ठीक है, इशूइंग कर सकते हैं कमीशन। इशूइंग कमीशन का मतलब है डिटेल इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दे देना। कई बार खुद दे देते हैं, कई बार हम उनको एप्लीकेशन करते हैं कि इसके अंदर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की आप क्या दे, डायरेक्शन दें। ठीक है, आपसे वो क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स बुक्स क्या करने का, मंगाने की, तो ये उनके पास में क्या है, पावर है। तो ये देख लीजिए, ये पावर हमने यहाँ पर क्या करी हुई है, लिखी हुई है। तो पावर क्या हो सकती है, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, एनफोर्सिंग अटेंडेंस, ओथ हो सकता है, इशूइंग क्या हो सकता है, कमीशन, कमीशन का मतलब इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन जो होती है, ठीक है, तो वो इनके पास में पावर है। और कंपेलिंग क्या हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, और क्या होता है, अकाउंट्स होता है। कंपेलिंग क्या होता है, बुक्स, प्रोडक्शन क्या होता है, अकाउंट्स। ओके, तो यस, तो आपसे क्या कर सकते हैं, बुक्स, ठीक है ना, रिकॉर्ड्स, ठीक है ना, बुक्स हो गया, क्या हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया, तो ये इनके पास में पावर है। ठीक है, और ये आप लिख सकेंगे इनके पास में पावर कौन सी है, सिविल कोर्ट है, क्योंकि इनको डीम्ड क्या माना जाता है, सिविल कोर्ट क्या करा जाता है, माना जाता है। तो आप इनको पावर बता सकेंगे, ये एनफोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस, एग्जामिन कर सकते हैं किस पे, ओथ पे, इशूइंग कर सकते हैं किस पे, कमीशनिंग, कंपेलिंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ कौन सा है, बुक्स ऑफ क्या है, अकाउंट्स है, और ये जो आपको बताया था डिस्कवरी एंड कौन सा है, इंस्पेक्शन है। और लास्ट हमारा कौन सा था कि बेनिफिट्स क्या करिए, बताइए कि क्या बेनिफिट्स है। तो एक बेनिफिट्स आपको मालूम पड़ गया कि बहुत ही क्या है, इनएक्सपेंसिव है, सीए के पास जाओगे तो वो बहुत ज्यादा फीस ले लेगा। दूसरा, इनकी जो है वो बाइंडिंग है, सी आपको जो भी कंसल्टेंसी देगा वो कोई भी किसी भी तरीके से क्या नहीं रहेगी, बाइंडिंग नहीं रहेगी। बड़े सीए के पास जाओगे बहुत ज्यादा क्या रहेगा, काम रहेगा, तो वो टाइम लगा देगा, तो लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, टाइमली रहेगा। टाइमली का मतलब क्या होगा, लेस टाइम, मतलब बताया ना कि कितने दिनों के अंदर अंदर, 90 डेज के अंदर अंदर तो इनको क्या देनी होती है, प्रोनाउंसमेंट क्या करनी होती है, देनी होती है। 90 डेज के अंदर इनको क्या देनी होती है, प्रोनाउंसमेंट देनी होती है, बाइंडिंग नेचर है। ठीक है ना, क्योंकि ये कौन सा है, लीगल कॉन्स्टिट्यूटेड है, लीगली क्या है, कॉन्स्टिट्यूटेड है, लीगली क्या है, कॉन्स्टिट्यूटेड है। और ये क्या रहती है, बाइंडिंग रहती है। बड़ी कम फीस है, 5,000, आगे अपील करो तो सिर्फ कितनी है, 10,000 है। तो बहुत ही क्या है, इनएक्सपेंसिव है, कम समय के अंदर क्या होता है, दे देते हैं। ओके, और ठीक है ना, और फायदे क्या है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, उनके लिए बहुत बढ़िया है कि वो ट्रांजैक्शन करने से पहले टू बी क्या है, अंडरटेकन है, टू बी कौन सा अंडरटेकन है, या फिर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा, डिजायर्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन हो, आप इनको क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो। तो विदेशियों के लिए बहुत अच्छा है कि वो पहले ही क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हम यहाँ पर करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो अट्रैक्ट क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस क्या होगा, लिटिगेशन होगा, ठीक है, और क्या रहेगी, इनएक्सपेंसिव रहेगी, अवॉइड क्या होगा, एक्सपेंसिव लिटिगेशन है। तो ये इनके यहाँ पर हमको क्या दिए, बेनिफिट्स हैं, लीगली क्या है, कॉन्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा एक तो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, यहाँ पर 30 डेज का टाइम था, और फिर कितना था, 90 डेज का था, और ये कितना था, 6 मंथ्स का था। ये तो था रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक का, ये था इनके किसका, ऑर्डर का, और ये था इनका क्या करने का, अपील करने का, रेफरेंस करने का। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, 90 क्या है, डेज है। रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं, और जो डिजायर्स टू ऑब्टेन रजिस्टर्ड है वो भी कर सकते हैं, जो एक्टिविटी अंडरटेकन है, या फिर क्या है, प्रपोज्ड टू बी क्या है, प्रोपोज्ड टू बी क्या है, अंडरटेकन है, उसके रेस्पेक्ट में आप कर सकते हो। प्लेस ऑफ सप्लाई के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, ठीक है, या और भी जो मैटर जो नहीं दिखे उनके रेस्पेक्ट में आप नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए कर्नाटका हाई कोर्ट का क्या है, जजमेंट है। आप आंसर में पहले मना करेंगे और बाद में आप कर्नाटका हाई कोर्ट का भी क्या करेंगे, बताएंगे कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ क्या होती है, टैक्स लायबिलिटी होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्या होती है, लायबिलिटी होती है, उसमें क्रूशियल हिस्सा होता है डिटर्मिनेशन ऑफ क्या करना, प्लेस ऑफ सप्लाई करना। तो तो उस एंगल से क्या कर सकते हैं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कर सकते हैं, बाकी 97 सबसेक्शन 2 ने क्या करा है, मना करा है। तो ये हमारा सिंपली कौन सा था, अपीलेट अथॉरिटी फॉर, सॉरी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, और ये हो गया अपीलेट अथॉरिटी फॉर कौन सा है, एडवांस क्या है, रूलिंग है। अब इसके बाद में कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप करना चाहे, मना मैं नहीं करूंगा, मैं तो ये कह रहा हूं करने की जरूरत नहीं है, और करेंगे तो भी आपको
सिर्फ और सिर्फ क्या लगने हैं, 15 क्या लगने हैं, मिनट्स ही लगने हैं, ठीक है ना, 15 मिनट्स लगने हैं। और जो क्वेश्चन है इसलिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस मैंने यहाँ पर उसको सब कुछ क्या कर दिया, कवर कर दिया, आपको यहाँ समझाते समय सब कुछ यहाँ पर कवर कर लिया। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पर क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, जो हमारी किसका था, सी कैटेगरी का था। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।